नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश भर की खबरें लेकर हम प्रस्तुत हैं। नवरात्र चल रहा है और जो भी साधक हैं, जो त्योहार मना रहे हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एवं पूरे देश में कई जगह दुर्घटनाओं की खबर आ गई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भदोही में पूजा पंडाल में आग लग गई। बहुत सारे लोग हताहत भी हुए, वहाँ पर जख्मी भी हुए। सबके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और जो हमारे दर्शक हैं, जो डेली न्यूज़ देखते हैं, आज मैं आपके सामने एक चर्चा रख रहा हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। पूरे देश के राजनीतिक दल 3 हिस्सों में बंटता जा रहा है। एक तो कांग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ेगी और तीसरा जो मोर्चा होगा वो नीतीश कुमार जी तैयार कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा, वहां पर बहन मायावती जी नहीं है, तो क्या बहन मायावती जी का जो मोर्चा होगा वो चौथा मोर्चा होगा? आपको आश्चर्य होगा, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुआ और उसमें बसपा दूसरे स्थान पे आ गई। इनके जो उम्मीदवार हैं जगह जगह जीतते हुए नजर आए और जब चुनाव जीते तो चुनाव समिति, जो चुनाव आयोग हैं, दोबारा काउंटिंग कर रहे हैं। उनको विश्वास नहीं है कि बसपा के उम्मीदवार कैसे चुनाव जीत जाएंगे, ये तो कमजोर है। और जो बसपा के आलोचक हमेशा ये कहते रहते हैं बहन जी कमजोर है, बसपा कमजोर है, ये जो फोबिया फैलाया गया है, अक्सर लोगों को लगता है बसपा वाकई कमजोर है। और जब वो चुनाव जीतती है, सामने मुखर होकर आती है, तो दोबारा काउंटिंग, क्या ये न्याय संगत है? किसी एक पार्टी के खिलाफ प्रोपगंडा फैलाना, किसी एक जाति के ऊपर टारगेट करना। मैं आपको आज बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी सावधान यात्रा कर रहे हैं और उनका सुभाषपा जो है राजनीतिक दल है, वह इसलिए खुश हो रहे हैं कि कहीं न कहीं से भाजपा से उनको इशारा मिल गया है। और पहली बार जब वो विधायक बने थे तो भाजपा के समर्थन से ही उनको इशारा मिल गया है। 17 जातियां जो ओबीसी की है उसको शेड्यूल कास्ट में शामिल करवाने की वो मुहिम चला रहे हैं। सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर जी के जो यात्रा है और जो वो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि 17 ओबीसी जातियों को एससी में डाला जाए, इसके 2 मकसद हैं। 2 प्रकार से खुशी मिल रही है। भाजपा को इस बात की खुशी है कि शेड्यूल कास्ट की जातियों में जो है 17 ओबीसी जाति को डाल दिया जाएगा तो बहन मायावती जी कमजोर होंगी। और रही बात ये कि ओम प्रकाश राजभर यह चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट को दिए गए संवैधानिक आरक्षण है उसमें हमें हिस्सा मिल जाएगा। अब ओबीसी से वो जातियां निकलेगी और शेड्यूल कास्ट की जो भी दिया हुआ है संवैधानिक आरक्षण, उसमें अगर संख्या बढ़ती है तो शेड्यूल कास्ट के अधिकार के ऊपर लात मारी जाएगी, हक छीना जाएगा। ये सारा प्लान है। अब प्रश्न यह उठता है, ओम प्रकाश राजभर जी क्या ओबीसी का भला कर रहे हैं या शेड्यूल कास्ट का भला कर रहे हैं या भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं और बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपका महत्वपूर्ण कमेंट्स में चाहता हूं, आप विवेकपूर्ण तरीके से हमें बताएं। ओम प्रकाश राजभर अगर 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट में डलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? रही बात ये, उधर मुलायम सिंह यादव जी वेदांता हॉस्पिटल में जो है आईसीयू में भर्ती हैं और हर कोई ये कामना कर रहा है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं सब के सब समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, उनके हालचाल पूछ रहे हैं। और पीछे कई बार ट्विटर वार चला, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा जय समाजवाद, जय अंबेडकरवाद। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी अंबेडकरवाद को लेकर चली? और अंबेडकरवाद को अगर लेकर चली तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से इतनी एलर्जी क्यों? रही बात ये, बहुत सारे पार्क के नाम बदले गए, बहुत सारे जिले के नाम बदले गए सपा के कार्यकाल में, तो बहुजन समाज से वो तकलीफ रखते हैं।
उनको तकलीफ होती है अगर किसी बहुजन महापुरुष या महानायक के नाम पर कोई जिला का नाम रखा गया हो, कोई पार्क का नाम रखा गया हो। उत्तर प्रदेश के कई यूनिवर्सिटी से ये खबरें निकल कर आई कि 400% उनकी फीस में वृद्धि कर दी गई है। और दूसरे तरफ जगह जगह लड़ाइयां होती है। सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कशन होता है आरक्षण के ऊपर। अब यहां पर दो मसले निकल कर आते हैं, एक आरक्षण और दूसरा संसाधन। जिसके पास संसाधन होगा वह फीस भरेगा, 400% बढ़ी हुई फीस, और जिसके पास आरक्षण होगा उसका नाम तो लिस्ट में आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि आप आरक्षण वाले हैं, परंतु उनके जेब में इतने पैसे नहीं होंगे कि वो यूनिवर्सिटी की फीस भर सके। अब आपसे जानना चाहता हूं, लड़ाई जब जब होती है आरक्षण के समर्थन में अथवा विरोध में, तो वहां पर एक लड़ाई संसाधन की क्यों नहीं होनी चाहिए? बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी जब बातें करते हैं और कहते हैं कि देश के 70 करोड़ आबादी की जितनी संपत्ति है अकेले अडानी के पास है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं बोलते बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, कि जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उनके पास संसाधन नाम मात्र नहीं है, वे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते। जितने 5 स्टार हॉस्पिटल है, 5 स्टार पब्लिक स्कूल है, वहां उनके बच्चे दाखिला नहीं ले सकते, इसलिए वो झगड़ा कर रहे हैं आरक्षण के लिए, सरकार से मांग करते हैं। और कुछ लोग आरक्षण को आर्थिक रूप से जो है संपन्नता की व्यवस्था मानते हैं कि आरक्षण मिलेगा तो संपन्न हो जाएंगे। 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस में भी है जो आर्थिक तौर पर, लेकिन प्रश्न यह उठता है, उसमें भी कहा गया कि जो 8 लाख रुपये वाले होंगे वो गरीब होंगे। कहने का मतलब इस देश का सबसे बड़ा गरीब अगर कोई है तो उसके पास 8 लाख रुपये है। लेकिन आपको पता है देश के ऐसे भी वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जिनके घरों में 5 लीटर वाला गैस भरवाने के पैसे नहीं है, महंगाई के दौर से चल रहे हैं। अब तो वही युग की शुरुआत हुई है जिस युग में लकड़ी के ऊपर खाना बनाया जाता था। गैस भरवाने के पैसे नहीं हैं, कैसे आएंगे उनके पास 8 लाख? और सरकार के हिसाब से 8 लाख रुपये अथवा 4-5 एकड़ जमीन वाले गरीब होंगे और उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा। जब ईडब्ल्यूएस बनाया जा रहा है, फीस वृद्धि हो रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यहां तक कि विदेशों में जाकर पढ़ाइयां करते हैं। पैसे वाले लोग की बात कर रहा हूं मैं। और पैसे वाले लोग क्या उस वर्ग में आते हैं, बहुजन समाज में आते हैं, जो रोज चिल्लाते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा हो गई और आरक्षण का प्रतिशत वही है जो 1950 में दिया गया था संविधान में। इसमें अप एंड डाउन नहीं किया गया। इसकी संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि 50 साल में बहुजनों की भी संख्या बढ़ी है। उस वक्त जब संविधान बनाया जा रहा था तो देश की आबादी मात्र 40 करोड़ थी, अभी आबादी 135 करोड़ की है। तो जाहिर सी बात है संख्या उस वक्त के हिसाब से दिया गया था और संसाधन में भी बढ़ोतरी हुई है, परंतु उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। 12 तारीख से सर्वोच्च न्यायालय एक केस की सुनवाई कर रही है और वो लाइव टेलीकास्ट होगा। और सुनवाई है कि जितने भी ये नोटबंदी हुए थे ये कह के कि काला धन वापस आएगा, क्या वापस आया? काले धन पर रोक लगा, इसकी सुनवाई होनी है। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की गई थी और 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, क्योंकि 4000 रुपये कैश लेकर हम भी लाइन में खड़े थे बैंकों के आगे, और जितने भी बहुजन समाज के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, सब के सब बैंकों के आगे लाइन लगा दिए थे। तो ये जो लाखों रुपये जो कन्वर्ट हुआ था, वह रुपया किसका था?
और क्या उनके लिए लाइन की व्यवस्था थी? क्या सरकार ने या बैंक ने या किसी मीडिया ने आपको यह दिखाया कि ये 4-4 हजार रुपये वाले की ये लाइन है और लाख रुपये वाले की दूसरी लाइन है और 10 लाख वाले की तीसरी लाइन है? सरकार ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं किया ताकि चिन्हित हो जाते लोग अमीर कौन है, गरीब कौन है? आरक्षण पे बहस करने लग जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, संसाधन के ऊपर बहस नहीं करते हैं। यह सवाल नहीं पूछते कि एमिटी यूनिवर्सिटी अथवा जितने भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उन यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लाखों रुपये डोनेशन देकर पढ़ते हैं, उनका कास्ट सिस्टम क्या है, कौन कौन से कास्ट से आते हैं, किस किस जाति से आते हैं, जरा इसकी भी इंक्वायरी कर लिया जाए। उसके बाद आरक्षण के ऊपर भी हम बहस कर लेंगे। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। और रही बात ये, अब तो कोचिंग संस्थान भी बड़े बड़े नामचीन कोचिंग सेंटर हैं जिनके 2.5-3 लाख रुपये ईयरली फीस होता है। वो NIITG क्या कहते हैं, बहुत सारे जो है IITN वगैरह निकालते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, IAS IPS यानी UPSC एग्जाम दिलवाते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उनकी भी लाखों की फीस होती है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं उसमें भी गिनती कर लिया जाए कि किस किस जाति से कितने बच्चे हैं, उनका प्रतिशत क्या है। उसके बाद अगर आरक्षण के ऊपर डिस्कस किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय में बहस किया जाए, तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी सर्वे हो सकती है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है संसाधनों की। जो हमारे देश के छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो संसाधन के अभाव में जी रहे हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि वो एग्जाम देते हैं और कोई पर्चा लीक हो जाए तो एग्जाम भी कैंसिल उनका हो जाता है। क्या उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय कभी टाइम देगी? केवल एक शब्द इनके सामने रख दिया जाता है कि आरक्षण जो दिया जा रहा है वो जाति के आधार पर, और इसके ऊपर कई सुनवाइयां होती है, तरह तरह की दलीलें होती है। लेकिन आरक्षण प्राप्त जो वर्ग हैं इस देश में, उनके पास कितनी संसाधन है, कैसे वो जी रहे हैं, कैसे हालात में है, किसको मिला किसको नहीं मिला, इसके ऊपर बहस कभी नहीं होता। क्या ये भेदभाव नहीं है? देश में पहली बार एक ऐसी पार्टी आई जिसे आप कहते होंगे आम आदमी पार्टी, दिल्ली में सरकार बनाई और पहली बार आजादी से अब तक मैं पहली बार बता रहा हूं, उसने ये कहा कि बहुजन समाज के बच्चे को भी कोचिंग की आवश्यकता है, उनको हम कोचिंग दिलवाएंगे, उसके ऊपर खर्च करेंगे। जय भीम योजना भी उन्होंने चलाई। यह और बात है वो कितना सफल हुई कितना नहीं हुई, इसका चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे। लेकिन आजादी से अब तक केवल एक ही पार्टी इसके ऊपर ध्यान दिया। जब जब आप आरक्षण के ऊपर डिस्कस करते हैं, आप यह भी डिस्कस कर लें कि बहुजन समाज के प्रत्येक बच्चे के गोद में लैपटॉप हो, लाइट जल रही हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसका दाखिला हुआ हो, और तब वो एग्जाम देते हैं, तो हम कहेंगे जब सारे बच्चे एक समान हैं तो फिर आरक्षण क्यों? जिन बच्चों को सुविधा ही नहीं मिली, जिन्होंने लैपटॉप पे हाथ ही नहीं रखा, जो बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पढ़ाई नहीं की, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते, उन बच्चे को जब आरक्षण दी जाती है तो आप ये कहते हैं कि जातिगत आधार पर। और रही बात ये, अगर आर्थिक आधार पे ही लेना है तो आर्थिक आधार पे भी व्यवस्था एक अलग होनी चाहिए। बहुजन समाज को दिए गए जो आरक्षण है उनकी अर्थव्यवस्था देख लिया जाए, उनका आर्थिक आधार देख लिया जाए, और जो सर्व समाज के हैं EWS, उनका आर्थिक व्यवस्था अलग से देख लिया जाए। लेकिन ये 8 लाख रुपये वाले गरीब होते हैं, यह व्यवस्था समझ में नहीं आती। अब रही बात ये, देश में एक टॉपिक चाहिए लोगों को उलझाने के लिए। अभी अभी मदरसा का सर्वे हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा मदरसा पे सर्वे क्यों हो रहा है। विपक्ष में बहुत सारे नेता कहते हैं PFI के ऊपर बैन लगाया गया तो RSS पर क्यों नहीं, और खुद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जब PFI के ऊपर बैन लगाया गया तो RSS पर क्यों नहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर ने कहा
कि जनाब बिहार में आपकी ही सरकार है, सबसे पहले आरएसएस पे आप बैन लगा दीजिए। इसे पूछने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की बिहार में सरकार है, तो आपकी सरकार है, आप मोदी जी की तरफ क्यों मुंह देख रहे हैं? बिहार में सबसे पहले आरएसएस को बैन कीजिए। अब ये तब चुप्पी साध लिए। उधर झारखंड में झामुमो की गवर्नमेंट है, क्या वे आरएसएस के ऊपर बैन लगाएंगे? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आम जनता क्या समझे? ये नूरा कुश्ती है पीएफआई और आरएसएस, कुछ नहीं। मदरसे को क्यों ताक झांक कर रहे हो भाई? मदरसे को अगर आप ताक झांक करने पे एतराज है, बहुत सारे लोगों को एतराज है कि मदरसे पे ताक झांक क्यों हो रहा है, तो फिर हिंदू समाज के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में सरकारी व्यवस्था क्यों? पूजा हम करें, दान हम दें और उस पैसे के मालिक कलेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे मंदिरों को सरकार ने कब्जा कर लिया है, सारे दान कटोरा में जो जाता है वो सरकार की झोली में जाता है। अगर सरकार मंदिरों को कब्जा कर सकती है, वहां पे अपनी श्राइन बोर्ड लगा सकती है, पर्चियां काट सकती है, तो फिर मदरसे को ताकने झांकने में क्या बुराई है? और विपक्ष सभी के लिए बराबर निगाहों से आवाज क्यों नहीं उठाता? विपक्ष को केवल ध्रुवीकरण करना आता है। आपने मदरसे की ताक झांक क्यों कर रहे हो? आपने पीएफआई के ऊपर बैन क्यों लगाया? तो आप लगाइए भाई, आरएसएस के ऊपर भी लगाइए जहां जहां आपकी सरकार है विपक्ष की। और रही बात ये, आप ये भी कहिए कि भाई वैष्णो देवी को फ्री करो, बालाजी टेम्पल को फ्री करो, जितने भी सरकारी जो है वहां पे अमला लग चुका है पर्ची काटने के लिए, जो सरकार कहती है वहां से सोना निकालेंगे अपने खजाने में डालेंगे, इसके ऊपर भी आवाज लगा दीजिए। केवल हिंदू मुसलमान, तुम अगर मुसलमानों के लिए कुछ कहोगे तो हम विरोध करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप केवल मुसलमान के पक्ष में ही बोलेंगे, हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेंगे, तो अल्टीमेट जो है भाजपा को बिठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। तो ध्रुवीकरण भाजपा नहीं, विपक्ष भी करती है, उल्टे सीधे आरोप लगाकर, उल्टे सीधे हंगामा करके। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जो 17 जाति ओबीसी के हैं, उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल कराने की मांग रख रहे हैं। और 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और शिवपाल यादव जी को एक साथ देखा गया था। कई बार मिले जुले भी है चंद्रशेखर और ओम प्रकाश राजभर। क्या चंद्रशेखर आजाद विरोध करेंगे कि उन 17 जातियों को शेड्यूल कास्ट में क्यों डाल रहे हो भैया? अगर कुछ चाहिए सरकार से तो अलग से ले लो। हमारी जो है एससी में ही आबादी बहुत ज्यादा है और आरक्षण का जो प्रतिशत कम है, क्या ऐसा आवाज चंद्रशेखर आजाद लगाएंगे? और रही बात ये जो सेंधमारी है भाई, शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दो, निकाल दो, ये सब क्या है? सबकी नजर है आरक्षण के प्रतिशत पर। और बहन मायावती जी खुलेआम विरोध कर देती हैं ओम प्रकाश राजभर जी का। और आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के नीचे से नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक सभी कार्यकर्ता और नेता एक्टिव हैं। और उस एक्टिवनेस का परिणाम यह निकल कर आ रहा है कि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा दूसरे स्थान पर है। निकाय चुनाव में भी बसपा हर जगह बाजी मारेगी, क्योंकि बिल्कुल निचले स्तर पर मजबूती मिल रही है बसपा को। और बहन मायावती जी का आजकल अगर आप ट्विटर अकाउंट देखेंगे, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, हर छोटे बड़े मुद्दे के लिए वो ट्वीट करती नजर आती हैं। यहां तक कहीं पर दीवार गिर जाए और कुछ मजदूर दब जाए, उसके ऊपर भी आवाज लगाती हैं, जबकि वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है। कोई राष्ट्रीय इशू हो और उनका ट्वीट आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो, कोई बारात जा रही गाड़ी पलट जाए, उसके ऊपर भी वो ट्वीट कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बसपा अध्यक्ष बहन मायावती जी कितनी एक्टिव है, उनके नेता कितने एक्टिव हैं। और सामने पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो ये सब कुछ बता रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो बहुजन समाज पार्टी का होगा। ये जाग चुके हैं और ये अपनी कमजोरी और कमियां समझ चुके हैं, इसलिए जो है ये लग चुके हैं आम जनता के बीच, हर छोटी बड़ी मुद्दे को ये उठा रहे हैं। आप
बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।